नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। तो जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में हुई मुठभेड़ में एक टॉप आतंकी कमांडर मारा गया है। इस एनकाउंटर के बाद इलाके में फिलहाल सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दरअसल सुरक्षा बलों को पुलवामा जिले के परिगांव गांव में आतंकियों की आवाजाही की सूचना मिली थी। जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन के दौरान ही मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हो गया। बता दें कि हाल ही में सुरक्षा बलों को मुठभेड़ में बड़ी कामयाबी मिली थी। इससे पहले 28 जुलाई को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 4 आतंकियों को मार गिराया था। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच ये मुठभेड़ पुंछ के सिंधरा इलाके में हुई थी। बताया भी जा रहा है कि इस समय घाटी में सक्रिय आतंकियों की संख्या 50 के आसपास है। इसके अलावा घाटी में वर्तमान में 20 से 24 विदेशी आतंकी होने की भी आशंका जताई जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विकास मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। विकास, लगातार जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ जारी है। अभी तक का क्या कुछ खास अपडेट? जी पंकज, देखिए, ये कल रात को जो है, कल शाम को, देर शाम को सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि पुलवामा के परिगाम इलाके में कुछ आतंकवादी छिपे बैठे हैं। तो उसको लेकर वहां पर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जैसे ही घेरा सख्त होता गया तो जो मिलिटेंट थे, जो टेररिस्ट थे, उन्होंने गोलियां चला दी, जिसका सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से जवाब दिया। उसमें अभी तक आधिकारिक सूचना तो नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उसमें 2 मिलिटेंट मारे गए हैं और जिसमें एक आतंकवादी जो है वो बहुत बड़ा है। उसका नाम रियाज अहमद डार बताया जा रहा है, उर्फ खालिद। ये 2015 से लश्कर तैयबा के साथ जुड़ा हुआ है और कई आतंकवादी गतिविधि में शामिल था, जिसमें पुलिस वालों पे हमला और कुछ लोगों को मारने का भी इस पे आरोप है। लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और ऐसा बताया जा रहा है कि 1 से 2 आतंकवादी और छुपे हो सकते हैं वहां पर। लेकिन रात को अंधेरा होने की वजह से और वो जो एरिया है वहां काफी पैडी फील्ड है, इस वजह से वहां पे ऑपरेशन को रोक दिया गया था, लेकिन घेरा सख्त कर दिया गया था। और आज सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली, उसके साथ ही ऑपरेशन फिर शुरू किया गया है। लगातार एरिया को सर्च किया जा रहा है, खंगाला जा रहा है, लेकिन हालांकि अभी तक किसी और आतंकवादियों की सूचना नहीं मिली है, ना ही कोई मुठभेड़ शुरू हुई है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि हो सकता है वहां पर 1 से 2 और आतंकवादी छुपे हों। बिल्कुल विकास, ये भी बताया जा रहा है कि घाटी में 50 आतंकियों के छुपे होने की भी आशंका जताई जा रही, जिनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो विदेशी आतंकी हैं। जी बिल्कुल, लगातार पाकिस्तान जो है अपना मॉडस ऑपरेंडी चेंज करता रहता है। आईएसआई, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन ने कुछ विदेशी आतंकवादियों को भी भर्ती कर रखा है। और उसके अलावा जो है पाकिस्तानी लोगों को भी वो बहला फुसला करके हिंदुस्तान के बारे में गलत इंफॉर्मेशन देके उनको भर्ती किया हुआ है। और वो लोग, अगर हम बात करें जोरी पुंछ बेल्ट की, वहां पर जो लॉन्चिंग पैड है पीओके में, और कश्मीर में जो लॉन्चिंग पैड पीओके में है, वहां पर वो बैठे हुए हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से यहाँ पर घुसपैठ की जाए। और यहाँ पर जितने भी आतंकवादी जो अभी तक हैं, और धारा 370 टूटने के बाद उन पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। और काफी देर से ये लोग चुप बैठे हैं, क्योंकि इनके पास वहां पर सुरक्षा घेरा इतना कड़ा है कि ये लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये जंगलों में ही छुपे हुए हैं और जैसे ही सूचना मिलती है सुरक्षा बलों को, इनको मार गिराया जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं। एक बार फिर से चर्चा में आया है प्रयागराज का मुस्लिम हॉस्टल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर पुलिस रेड में 30 बम बरामद हुए हैं। बम मिलने के बाद हॉस्टल में मचा है हड़कंप। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता रहे, जहां पर एक बार फिर से मुस्लिम हॉस्टल जो है वो सुर्खियों में आया है। बम मिलने के बाद हॉस्टल में हड़कंप मचा है। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बता दें कि प्रयागराज में एक बार फिर से मुस्लिम हॉस्टल चर्चा में आया है। पुलिस रेड में 30 बम बरामद हुए हैं और इसी के साथ ये भी जानकारी आपको दे दें कि बम मिलने के बाद हॉस्टल में हड़कंप मचा है। बड़ी खबर, पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ लगातार जारी है। प्रयागराज से बड़ी खबर, जहां पर एक बार फिर से चर्चा में आया है प्रयागराज का मुस्लिम हॉस्टल। पुलिस रेड में 30 बम बरामद किए गए हैं। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि बम मिलने के बाद हॉस्टल में हड़कंप मचा है। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में भी लिया है। तो प्रयागराज से बड़ी खबर, जहां पर एक बार फिर से चर्चा में आया है प्रयागराज का मुस्लिम हॉस्टल। बता दें कि
पुलिस रेड में 30 बम बरामद किए गए हैं। साथ ही बता दें कि बम मिलने के बाद हॉस्टल में हड़कंप मचा है। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ लगातार जारी है। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर शिवराज सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करने भोपाल पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में पूर्व की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने हमारी गरीब कल्याण पहल को पंगु बना दिया था और इसी को लेकर उन्होंने अब कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। आपने मोदी जी और शिवराज जी ने जो गरीब कल्याण की योजनाएं चालू की थी, सब योजनाओं को या तो बंद कर दिया या इसका पोषण करना बंद कर उसको लंगड़ी कर दी। गरीब कल्याण की पूरी हमारी मूवमेंट को कांग्रेस ने लंगड़ा करने का काम किया, अपाहिज करने का काम किया। और ये कमलनाथ जी की सरकार को सोशल मीडिया वाले करप्शन नाथ की सरकार कहने लगी। इस प्रकार का काम हुआ। इस्तीफे की 15 मिनट पहले कभी कोई मुख्यमंत्री साइन नहीं करता। 63,000 करोड़ के मोबाइल का घोटाले के आरोप पर साइन हुआ। 350 करोड़ का मोजर बेयर घोटाला हुआ। 24 करोड़ का अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले से वो जुड़े हुए हैं। 600 करोड़ के इफ्को घोटाले के से जुड़े हुए हैं। 25,000 करोड़ के कर्ज माफी में भी ढेर सारे घपले हुए हैं। 1178 किलो बोनस में भी वादे को नहीं। 53 वर्ष में 6-7 साल छोड़कर पूरा समय कांग्रेस का शासन रहा। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि आज जो लोग दावे कर रहे हैं उनको सबसे पहले ये 53 साल का विकास का हिसाब देश की जनता के सामने, मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहिए। कांग्रेस के शासन में 53 साल में मध्य प्रदेश को क्या विरोध मिला? तो एक बीमारू राज्य का विरोध मिला। 1980 के दशक में एक जाने माने आर्थिक विश्लेषक श्री आशीष बोस ने राजीव गांधी जी को एक पेपर प्रस्तुत किया था। उन्होंने इसमें बीमारू शब्द का प्रयोग किया था। जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 22 से 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग का दौरा करेंगे, जहां पर 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में भी तैयारियां चल रही हैं। यहां पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात तय मानी जा रही है। उधर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश में चुनाव बिगुल फूंक दिया है। सतना में उन्होंने कांग्रेस को मुश्किल में डालने वाला ऐलान किया है। उन्होंने जनता को लुभाते हुए केजरीवाल की गारंटी का भी ऐलान किया है। दिल्ली का दाव चलाते हुए केजरीवाल ने 24 घंटे बिजली देने का चुनावी वादा किया है। उन्होंने कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस 75 साल में 24 घंटे बिजली नहीं दे पाई। उधर अल्पसंख्यक मंत्रालय में हुए स्कॉलरशिप स्कीम घोटाले मामले में सीबीआई जल्द ही राज्यों के अधिकारियों से पूछताछ करेगी। विभाग के मुताबिक 21 राज्यों में स्कॉलरशिप स्कीम का गोरखधंधा चल रहा था, जहां पर स्कॉलरशिप घोटाले ने हमारे समाज को किस कदर जकड़ रखा है, इसका अंदाजा इन तथ्यों से भी लगाया जा सकता है कि विभाग में 5 सालों में 144.83 करोड़ का घोटाला हुआ है, जबकि 1572 अल्पसंख्यक संस्थानों में से 830 संस्था केवल कागजों में ही चल रहे हैं। जबकि विभाग की जांच में यह भी सामने आया है कि फर्जी मदरसों और फर्जी छात्रों के नाम पर करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति बैंक खाते के जरिए निकाल ली गई है, जिसके बाद विभाग ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। जांच में यह भी बात सामने आई है कि एक मोबाइल नंबर पर कई बच्चों का पंजीकरण हुआ है। केरल के एक जिला मलप्पुरम में भी पिछले 4 साल में 8 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति मिली है।
खबरों में आगे बात करते जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन किया है। कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च कार्यकारी संस्था CWUC में भी 39 सामान्य सदस्य शामिल हैं। इसमें से 32 स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सूची में कांग्रेस नेता सचिन पायलट, शशि थरूर, नसीर हुसैन, अलका लांबा, सुप्रिया श्रीनेत, परिणीति शिंदे, पवन खेड़ा, गणेश गोदियाल, यशोमती ठाकुर सहित कई नेता शामिल किए गए हैं। CWUC के सदस्यों की लिस्ट में पार्टी प्रमुख खड़गे और इसी के साथ में वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, AK एंटनी, दिग्विजय सिंह, अंबिक सोनी और राहुल गांधी भी शामिल है। बीरप्पा मोइली और मनीष तिवारी को भी लिस्ट में जगह दी गई है। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की लिस्ट जारी की है। आपको बता दें कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 39 नामों का ऐलान किया गया है। साथ ही दिल्ली में आपको बता दें कि इस कमेटी का गठन किया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस टीम का ऐलान किया है। साथ ही आपको बता दें कि इस टीम में जहां पर सोनिया गांधी भी हैं और राहुल गांधी के साथ में कई ऐसे नेता हैं, जिसमें से आपको बता दें कि अलका लांबा और इसी के साथ में और भी ऐसे कई दिग्गज नेता हैं जिनका नाम शामिल है। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां पर पूर्व CM कल्याण सिंह की आज दूसरी पुण्यतिथि है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व CM कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि आज है। पुण्यतिथि पर हिंदू गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह, CM योगी शामिल होंगे। साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि डिप्टी CM ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पूर्व CM कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि आज है और पुण्यतिथि पर हिंदू गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सिद्धार्थ मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, आज पूर्व CM कल्याण सिंह की पुण्यतिथि है दूसरी, इसको लेकर क्या कुछ खास अपडेट, क्या कुछ कार्यक्रम आज? जी बिल्कुल, यूपी के पूर्व CM और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय कल्याण सिंह की द्वितीय पुण्यतिथि पर अलीगढ़ में हिंदू गौरव दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह और CM योगी आदित्यनाथ समेत कई मंत्री शामिल होंगे और श्रद्धांजलि देंगे। तो जो अमित शाह लगभग 1 बजे नुमाइश मैदान में उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा। 1:05 पर नुमाइश गेट पर आगमन होगा और 1:32 पर कोहिनूर पंडाल मंच पर आगमन होगा और उसके बाद वो श्रद्धांजलि देंगे और 3:05 पर हेलीपैड से दिल्ली रवाना हो जाएंगे। CM योगी आदित्यनाथ भी 12:50 पर पहुंचेंगे और 3 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और 3:05 पर वो हेलीपैड से प्रस्थान कर जाएंगे। तो कई मंत्री मौजूद रहेंगे और जो ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे और केशव प्रसाद मौर्य के भी आने की संभावना है। कई मंत्री, वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहेंगे और जिस तरीके से सरकार ने इसको आज एक गौरव दिवस के रूप में मनाया है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो वहाँ के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनमें काफी इसको लेकर खुशी जाहिर की है कि इस तरीके से नेताओं को याद करना ये काफी अच्छा है और इससे हमारे जो उन्होंने जो कार्य किए थे उसको लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों को जानकारी होगी, आम लोगों को जानकारी होगी और आने वाली पीढ़ियों को भी जानकारी होगी। और ऐसे नेता हैं ये जो चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, इन कल्याण सिंह की एक अपनी छवि थी और सख्त छवि के लिए नेता माने जाते थे। तो एक अलग ही इनके एक अलग ही स्थान है इनका राजनीति में और बीजेपी भी कोशिश कर रही है कि इनका ये स्थान जो है और जो है बढ़ाया जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एक दिवसीय दौरे पर हिमाचल पहुंचे थे, जहां उन्होंने पांवटा साहिब में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात भी की। इस दौरान JP नड्डा के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने यहां बादल फटने से हुई तबाही का जायजा लिया। वहीं राजभवन स्थित राहत शिविर में नड्डा सिरमौरी ताल त्रासदी के प्रभावित विनोद से भी मिले और उनका ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं और केंद्र सरकार और पार्टी आपकी हर संभव सहायता करेगी। यह हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही दुखदाई भी है, चिंताजनक भी है और हिमाचल प्रदेश पिछले 1 महीने से जिस तरीके से नेचुरल कैलामिटी, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक त्रासदी से गुजर रहा है, एक्सेसिव रेन्स के कारण
अधिकतम बारिश के कारण वो हम सब के लिए बहुत। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जाएंगे, जहां पर आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति माटामेला सीरियल रामफोसा के निमंत्रण पर 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी उनकी मुलाकात तय मानी जा रही है। इसके बाद मोदी ग्रीस के पीएम क्रोयोसिक और साथ ही उनके निमंत्रण पर वहां जाएंगे। बता दें कि ब्रिक्स ब्लॉक में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका आते हैं। ये दुनिया की 42% आबादी और 27% ग्लोबल जीडीपी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस साल ब्रिक्स की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका कर रहा है, जिसने अफ्रीकी देशों सहित 67 देशों को बैठक में आने का न्योता दिया है। 30 देशों के नेता इस बैठक में शामिल होने की भी पुष्टि कर चुके हैं। और इसी खबर पर मेरे सहयोगी अवनेंद्र मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अवनेंद्र, दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे, इसको लेकर क्या कुछ खास अपडेट? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में देखिए शामिल होने जा रहे हैं। 22 से 24 अगस्त तक ये दक्षिण अफ्रीका में होने जा रहा है। इसमें 4 दिवसीय विदेश यात्रा पर रहेंगे और 25 अगस्त तक जो कहा जाए, विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है। क्या कुछ खास इस दौरान दौरे के समय पर रहने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए, इसमें करीब 30 देशों के नेता शामिल होंगे। अवनेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? एक बार फिर से अवनेंद्र से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर नवादा पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत नारदीगंज प्रखंड के मोतनाजे गांव में भी बने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का स्थलीय निरीक्षण किया है। इस योजना के तहत मोकामा से गंगा जल पहुंचाया जाएगा। करीब 2600 करोड़ की इस योजना के तहत 148 किलोमीटर की पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी। इसमें मोकामा से घोड़ा कटोरा तक भी और वहां से नवादा के मोतनाजे तक भी यहां पर पाइपलाइन बिछाई गई है। बिहार में पिछले कई दिनों से बदमाशों का तांडव जारी है। अलग अलग जिलों में एक के बाद एक हत्या की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला बिहार के बेगूसराय का है, जहां पर एक रिटायर्ड शिक्षक की हत्या कर दी गई। तो वहीं दूसरी घटना में एक पिता पुत्र को भी गोली मार दी गई। दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर में भी एक होटल पर अंधाधुंध फायरिंग का मामला सामने आया है। तो वहीं गया में भी पुलिस पार्टी पर भी हमला किया गया है। इसी को लेकर रिपोर्ट देखिए। बिहार में एक बार फिर बेखौफ घूम रहे हैं बदमाश। बिहार में गोलियों की गूंज से एक बार फिर लोग थर्रा उठे हैं। मुजफ्फरपुर से लेकर बेगूसराय तक अपराधियों का तांडव जारी है। पिछले कुछ ही घंटों के भीतर बदमाशों ने बिहार के कई जिलों में एक के बाद एक खूनी खेल खेला है। बदमाशों ने मुजफ्फरपुर में अंधाधुंध फायरिंग की। अपराधियों ने बिहार पुलिस को अपराधियों पर लगाम लगाने को लेकर खुली चुनौती दी है। बदमाश बेखौफ घूम रहे हैं, एक के बाद एक घटना को अंजाम दे रहे हैं। घटनाएं बता रही हैं कि अब अपराधियों के भीतर कानून व्यवस्था को लेकर कोई डर, भय और खौफ नहीं रह गया है। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने ग्रैंड होटल और रेस्टोरेंट के बाहर 15 से 20 राउंड तक फायरिंग की। वारदात उस वक्त हुई जब रेस्टोरेंट में एक बर्थडे पार्टी चल रही थी। पुलिस ने मौके से कई खोखे भी बरामद किए हैं। कम से कम 10 राउंड से अधिक फायरिंग की सूचना हम लोगों को मिली है। एग्जैक्टली कितने राउंड फायरिंग हुई है वो हम लोग जांच के बाद ही बता पाएंगे। और प्रारंभिक रूप से ऐसा लगता है कि डराने के लिए उन्होंने ये घटनाकारी की है, क्योंकि जो लोग यहाँ चला रहे थे, होटल रेस्टोरेंट के मालिक यहाँ चला रहे थे, जो लोग यहाँ पर बैठे थे, तो उनको भयभीत करने के लिए ये घटनाकारी की गई। किसी को टारगेट करके घटना नहीं की गई है। घटना इससे बड़ी भी हो सकती है। और प्रारंभिक रूप में कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस घटना में शामिल लोग और गिरफ्तार कर लिए जाएं। कुल 4 लोग अभी तक शामिल थे। 2 बाइक से आए थे, जिसके बारे में अभी तक हम लोग को किसी जानकारी नहीं है। FIR दर्ज करके हम लोग आगे। दूसरी घटना बिहार के गया की है।
जहां डेला थाना क्षेत्र में बेखौफ बालू माफियाओं ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं। दरअसल घटना उस वक्त की है जब पुलिस ने अवैध बालू से लदा एक ट्रैक्टर पकड़ा था। कार्रवाई होते ही हमलावरों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। माफियाओं ने पुलिस वाहन के शीशे भी तोड़े। घायल पुलिसकर्मियों का इलाज जारी है। तो वहीं बेगूसराय में मॉर्निंग वॉक पर निकले रिटायर्ड टीचर को सरेआम गोली मार दी गई। मामला बेगूसराय के पचवारा क्षेत्र के फतेहा पंचायत का है। वारदात को फतेहा रेलवे स्टेशन के पास अंजाम दिया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते अपराधियों ने 70 साल के रिटायर्ड टीचर को गोली मार दी है। एक दिन टहलता था, लौट के जा रहा था, गोली मार। कब की घटना है ये? 2 घंटा लगभग हो गया। क्या कुछ सामने आया है कि इन वजहों से की पूर्व में जैसा पता चल रहा है इनके पुत्र की भी हत्या हुई है? हाँ, छोटा लड़का। कुछ जमीनी विवाद की बात आ रही है सामने। जमीन का विवाद तो गांव घर में है तो हो रहता ही नहीं। तो वहीं 2 दिन पहले अररिया में पत्रकार विमल यादव के घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी गई थी। एक के बाद एक बढ़ती घटनाओं के बाद भी सुशासन बाबू सिर्फ अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने का हवाला दे रहे हैं और ये वारदात उनकी कानून व्यवस्था की भी पोल खोल रही है। बेगूसराय हो, मुजफ्फरपुर हो या फिर राज्य का कोई भी जिला, लोग अब अपने घरों से निकलने में डर रहे हैं। न्यूज वॉच इंडिया के लिए संजीव राय की रिपोर्ट। और मेरे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।